हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस का इंग्लिश का पेपर। ये पेपर हुआ था 12 सितंबर 2019 को। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले मैं आपको 2 पार्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 से लेके 150 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पैरा जंबल का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ए से। आई लर्न टू पुश लिलीज व्हील चेयर। मैंने क्या सीख ली? जो लिली की व्हील चेयर थी उसे पुश करना सीख लिया। ठीक है। आई स्टॉप द चेयर इन फ्रंट ऑफ द पॉन्ड एंड वॉच्ड लिली रोल हर आइज टू सी द डक्स। मैंने क्या किया? जो चेयर थी वो पॉन्ड के किनारे रोक दी, पॉन्ड के सामने रोक दी और मैं देखने लगा लिली। तो जो लिली थी जो उसकी वो डक्स को देख रही थी उसे मैं देखने लगा। ऑल ऑफ अ सडन द व्हील चेयर शुक वायलेंटली। एकदम से क्या हुआ? जो व्हील चेयर थी वो एकदम से हिली, जोर से हिली। ठीक है। वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर टू द पार्क। आई व्हील्ड हर टू द पार्क मीन्स कि मैं उसे पार्क तक ले गया। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है ए, ये हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस है क्योंकि इसमें जो हमें लिली है उससे इंट्रोड्यूस कराया गया है और लिली की व्हील चेयर से भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा फर्स्ट वन ए। आगे जो डी देखिए तो बताया गया कि एक आफ्टरनून क्या हुआ था, मैं उसे पार्क में ले गया। तो ठीक है। आगे डी, फिर मैंने क्या किया? वो चेयर थी एक पॉन्ड के किनारे रोक दी और जो लिली थी वो डक्स को देख रही थी। तो आगे बी, फिर एकदम से क्या हुआ? जो व्हील चेयर थी वो एकदम से जोर से हिली। तो सी, यानी कि ए डी बी सी आवर राइट आंसर। तो हमारा डी में यही सही आंसर है, फोर्थ वन। आगे सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। इसमें हमें पैसिव फॉर्म गिवन है, इसकी हमें एक्टिव फॉर्म बतानी है। तो मैनी रोल्स फॉर वुमेन विल बी ओपनड अप इन द रैंक ऑफ सोल्जर्स बाय द इंडियन आर्मी। यानी कि यहाँ पे देखो विल भी ओपन है, तो यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा विल आया होगा जो हमारा पैसिव में एक्टिव में सेंटेंस रहा होगा। तो देखिए फर्स्ट है द इंडियन आर्मी हैज़ ओपनड, बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है। मैनी रोल्स विल ओपन फॉर द इंडियन आर्मी, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो मैनी रोल्स नहीं आएगा, सॉरी मोर रोल्स नहीं आएगा, बल्कि हमारा इंडियन आर्मी ही मेन सब्जेक्ट है। तो इंडियन आर्मी ही हम लेंगे। तो देखिए द इंडियन आर्मी विल ओपन अप। देखिए ये थर्ड वन बिल्कुल सही दे रखा है, द इंडियन आर्मी विल ओपन अप मोर रोल्स फॉर वुमेन इन द रैंक ऑफ सोल्जर। फोर्थ क्यों देख लेते हैं? वुमेन विल ओपन, वुमेन नहीं ओपन करेंगे, या तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जो इंडियन आर्मी है वो ओपन करेंगी रोल्स वुमेन के लिए। तो फोर्थ वन इज द थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। आगे हमें डायरेक्ट फॉर्म बतानी है, यानी कि हमें इनडायरेक्ट गिवन है, हमें डायरेक्ट बतानी है। तो द टीचर आस्क्ड अविका व्हाट हैड हैपन टू हर एंड व्हाई हर नोज वाज ब्लीडिंग। टीचर ने अविका से पूछा उससे क्या हुआ है और जो उसका नोज है उसमें खून क्यों आ रहा है, वो ब्लीड क्यों कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट हैड हैपन्ड, यानी कि ये लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट में। तो यानी कि जो हमारा डायरेक्ट फॉर्म रही होगी वो किस में होगी? सिंपल पास्ट में। ये आपको अपने आप से देखना पड़ेगा कि कौन सी वर्ब में पिछली वर्ब में रही होगी जो इसमें चेंज हुई है। तो देखिए अब हमें सिंपल पास्ट ढूंढना है। तो टीचर सेड टू अविका, ठीक है, व्हाट हैपन टू हर, उसे क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट है इसलिए ये हमारा हो सकता है। एंड वाई वाज हर नोज ब्लीडिंग, अब यहाँ पे था हमारा वाई हर नोज वाज ब्लीडिंग, तो वाई वाज हर नोज ब्लीडिंग। ठीक है। व्हाट हैपन टू यू, व्हाट हैपन टू यू वाई इज़ योर नोज ब्लीडिंग। यहाँ पे तो देखो इज़ आ गया, यानी कि ये हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ देखो हर लिखा हुआ है। हर यहाँ पे आएगा हमारा यू, क्योंकि जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट वन नहीं हो सकता इस वजह से। सेंटेंस तो यहाँ टेंस तो बिल्कुल ठीक दे रखा है बट ऐसा इसलिए नहीं होगा। और जो हमारा सेकंड वाला क्लोज है उसमें देखिए जहाँ पे लिखा हुआ वाज, तो हमें वाज का भी जो टेंस है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आएगा इज़। तो सेकंड वन इज़ द राइट आंसर। व्हाट हैड हैपन टू हर, नहीं व्हाट हैड हैपन नहीं आएगा, व्हाट हैपन टी आएगा। तो थर्ड वन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। फोर्थ में व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू, इसमें भी टेंस चेंज है, गलत है। तो हमारा सेकंड वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे जो गलती थी यहाँ पे हर नहीं आएगा बल्कि यू आएगा और यहाँ पे इन्होंने टेंस चेंज नहीं किया था। तो सेकंड वन इज़ द करेक्ट आंसर। इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। तो सेकंड वन इज़ द करेक्ट आंसर। आगे
आगे हमें फिर से डायरेक्ट फॉर्म में ही बतानी है। तो द सेंट प्रेयर दैट द गॉड माइट पोर ऑल हिज ब्लेसिंग्स ऑन द न्यूली मैरिड कपल, यानी कि जो सेंट था उसने प्रे की तो जो गॉड है यानी कि भगवान है वो जो मैरिड कपल है न्यूली उस पर जो सारी ब्लेसिंग्स हैं वो डाले, मतलब ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है यह है माइट, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब मी आया होगा, तो जो मी होगा पहले आप उसे ढूंढ लिए। द सेंट सेड टू द न्यूली मैरिड कपल गॉड मस्ट पोर, मस्ट नहीं आएगा, मस्ट नहीं आएगा, इसका मी आएगा, तो फर्स्ट वन रॉन्ग कर दीजिए। द सेंट सेड टू द न्यूली मैरिड कपल मे गॉड पोर ऑल हिज ब्लेसिंग्स ऑन यू, ये हमारा हो सकता है पर हम आगे पढ़ लेते हैं। द सेंट रिक्वेस्टेड गॉड, ये तो इन्होंने वही चेंज कर दिया, ठीक है ना, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। द सेंट ब्लेस द न्यूली मैरिड कपल, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें डायरेक्ट में बताना है, तो सही आंसर हमारा सिर्फ क्यों हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आगे विल भी नहीं गिवन है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड वन। आगे आगे हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है जी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी कि ऐसी क्वालिटी जिसमें आप हॉनेस्ट हों और आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हों, मॉरल प्रिंसिपल्स स्ट्रॉन्ग हों। तो देखिए जो इनसेटिबिलिटी होती है उसका मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ से अनसेटिस्फाई रहो, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए आप सेटिस्फाई ना हो, उसे बोलते हैं हम इनसेटिबिलिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटीग्रिटी का मतलब ही ये होता है कि आप हॉनेस्टी हो, ठीक है ना, ऑनेस्ट हो। और आगे इंसिडियस क्या होता है कि देखिए आप क्या कर रहे हैं, दूसरों को अपने चार्म में मतलब उलझा रहे हैं, बट कैसे चार्म में उलझा रहे हैं, धोखा देके, ठीक है, दूसरों को अपने जाल में फंसाना धोखे से, उसे हम बोलते हैं इंसिडियस। और इंटेलेक्ट क्या होता है कि कोई पर्सन है जो बहुत लॉजिकल है, हम बोलते हैं ना मतलब इंटेलेक्ट पर्सन, यानी कि वो पर्सन काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ है, समझदार है, उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्ट, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा इंटीग्रिटी, सेकंड वन। देखिए जहाँ पे मैंने इसके मतलब भी लिख रखे हैं, आप इसे चाहे पढ़ सकते हैं। इनसेटिबिलिटी इज इनकैपेबिलिटी ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड, यानी कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, और पीस मतलब आप खुश नहीं हो सकते किसी भी चीज़ से। इंसिडियस इज द एबिलिटी टू इंट्रैप और चार्म इन अ डिसेप्टिव वे, डिसेप्टिव क्या होता है धोखे से, यानी कि आप किसी को इंट्रैप कर रहे हो, चार्म कर रहे हो, ठीक है। और इंटेलेक्ट क्या होता है फैकल्टी ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिवली, यानी कि देखा आप बताया था ना कि जो चीज़ रीजनिंग से हो या फिर लॉजिकली हो उसे हम इंटेलेक्ट पर्सन बोलते हैं। और इंटीग्रिटी तो ऑनेस्टी से रिलेट करता ही है। आगे हमें एक्टिव फॉर्म फिर से बतानी है। द फिल्म जुरासिक पार्क वॉज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग, तो जो फिल्म थी जुरासिक पार्क किसने डायरेक्ट की थी, स्टीवन स्पीलबर्ग ने। तो देखिए द फिल्म जुरासिक पार्क डायरेक्टेड स्टीवन, फिल्म ने थोड़ी डायरेक्ट किया था जो स्टीवन स्पीलबर्ग था, यहाँ पे तो जो सेंटेंस का मीनिंग है बिल्कुल ही रॉन्ग दे रखा है, ठीक है। स्टीवन स्पीलबर्ग इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म जुरासिक पार्क, नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉज है वॉज में नहीं आएगा, वॉज डायरेक्टेड दे रखा है, तो यहाँ पे जो हमारा टेंस होगा वो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट में। तो स्टीवन स्पीलबर्ग हैज़ बिन डायरेक्टिंग, नहीं, बिल्कुल टेंस रॉन्ग है यहाँ पे। स्टीवन स्पीलबर्ग डायरेक्टेड द फिल्म जुरासिक पार्क, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप इसका बना के देखिए तो क्या बनेगा, जुरासिक फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आगे हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, ही स्पेंड्स गुड डील ऑफ मनी ऑन क्लोथिंग, जो फ्रेज होता है गुड डील ऑफ, ये गलत दे रखा है, इसकी जगह आएगा अ गुड डील ऑफ, ठीक है, ये एक फ्रेज होता है। इसका मतलब क्या होता है, अ गुड डील ऑफ समथिंग मतलब कि आप काफ़ी लार्ज मात्रा में, यानी कि काफ़ी कुछ चीज़ है काफ़ी मात्रा में, तो यहाँ पे ही स्पेंड्स अ गुड डील ऑफ मनी ऑन क्लोथिंग, यानी कि वो क्या करता है जो अपने पैसे हैं काफ़ी मात्रा में कपड़ों पे खर्चता है, तो यानी कि अ गुड डील ऑफ कहाँ पे दे रखा है, अ गुड डील ऑफ हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है, तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। आगे हमें इंटरेक्ट फॉर्म बतानी है। तो रानी सेड वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कॉलोनी टुमारो, रानी ने क्या कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग प्रोग्राम मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कॉलोनी में कल, यानी कि टुमारो को क्या बन जाएगा, द नेक्स्ट डे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम टुमारो से ही अपना ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डे हो सकता है, यहाँ पे भी है, टुमारो नहीं आएगा, थर्ड वन रॉन्ग कर दो, फोर्थ में डैट डे है, नहीं आएगा, तो सिर्फ दो ऑप्शंस बचे। तो सेकंड में देखिए जहाँ पे क्या दे रखा है, रानी आस्क्ड, यहाँ पे आस्क्ड की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, जो रिपोर्टिंग थी वो सेड में ही थी, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ओनली वन। रानी सेड डैट दे वर, जो वही था वो दे में कन्वर्ट हो गया, आर का वर में,
they were organizing a cleaning program in the colony the next day. So 1 is the right answer. आगे हमारा है मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म बतानी है हमें. तो आई विल टेल हिम दैट आई डोंट वांट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस. मैं उसे बता दूंगा कि मैं जो क्लासेस है मैं उसे ज्वाइन नहीं करना चाहता. तो देखिए जब हमारा जो रिपोर्टिंग सेंटेंस होता है यानी कि ये होता है, ये वाला पार्ट होता है जब ये हमारा फ्यूचर में दे रखा हो या फिर प्रेजेंट में, जैसे होता है सेज, तो जो हमारा आगे का क्लोज होता है वो उसका जो सेंटेंस होता है यानी कि जो टेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है. तो यानी कि जो हमारा जो डायरेक्ट में आएगा तो वो भी डोंट वांट टू ही आएगा. तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है आई कुड नॉट ज्वाइन, नहीं बिल्कुल भी नहीं. आई डोंट लाइक, यहाँ पे तो वांट है तो लाइक नहीं बन सकता. ठीक है. आई विल टेल हिम, आई डिडंट नहीं. तो हमारा जो फर्स्ट वन है वो सही आंसर होगा. आई विल टेल हिम आई डोंट वांट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस. बस ये रूल याद रखिएगा, जो फ्यूचर होता है और जो प्रेजेंट होता है अगर उसमें हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो दे रखी है तो वो उसका जो सेंटेंस का टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है. तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर. आगे हमें अंडरलाइन सेगमेंट बतानी है. यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट ये वाला है सिंस 3 days. ठीक है. माई कज़न हैज़ बीन इल सिंस 3 days. जो मेरा कज़न है वो 3 दिन से बीमार है. आपको ये बात तो पता ही होगी, जब हम इनडेफिनेट टाइम की बात करते हैं तो उसके लिए कभी भी हम सिंस का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि क्या यूज़ करते हैं, फॉर. तो सही आंसर हमारा आएगा फॉर 3 days. जो सिंस होता है वो यूज़ करते हैं हम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1990 से इस तरीके से जो हम पर्टिकुलर टाइम होता है तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं. और फॉर 3 days, फॉर अ वीक, फॉर मैनी मंथ्स, ठीक है, फॉर मैनी ईयर्स, इस तरीके से हम फॉर का यूज़ करते हैं. तो आगे हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक बतानी है हमें. इन ऑर्डर फॉर ही टू अटेंड द मीटिंग ही नीड्स टू प्रिपेयर एग्जॉस्टिव नोट्स. यानी कि जो उसने अगर मीटिंग अटेंड करनी है तो उसे जो मीटिंग अटेंड करने के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे. तो देखिए जहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्टी है इन ऑर्डर फॉर ही, इसमें ही गलती है ही में, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट मतलब जो प्रोनाउन यूज़ किया गया वो नहीं आएगा बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव रूप आएगा जो कि आएगा इन ऑर्डर फॉर हिम. इन ऑर्डर फॉर हिम टू अटेंड द मीटिंग ही नीड्स टू प्रिपेयर एग्जॉस्टिव नोट्स. तो हमारी गलती है इन ऑर्डर फॉर ही में, कहाँ पे ये, फोर्थ वन में. तो फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर. आगे हमारा है कॉम्प्रीहेंशन है ये पार्ट. इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे. ये थोड़ा सा बड़ा है तो आपको इसे प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा. आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी इसे एक बार खुद से समझने की कोशिश कर सकते हैं. आपको एक कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ. आप कोशिश कीजिए कि आप पहले कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ लीजिए और पढ़िए बिल्कुल अच्छे से, ताकि आपको जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़े तो आपको दोबारा कॉम्प्रीहेंशन को नहीं देखना पड़े. जो एसएससी के कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, यानी कि जो आपके आंसर निकलेंगे क्वेश्चंस के बिल्कुल डायरेक्ट जो लाइंस गिवन होती हैं उन्हीं में से आंसर निकलेंगे. तो इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा. इसमें समझने वाली बात कम होती है, बस जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है आपको. तो आप वीडियो पॉज करके भी इसे पढ़ सकते हैं या फिर मेरे साथ साथ ही पढ़ सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. नथिंग, नॉट इवन द एंग्री रेड इरप्शंस ऑन हर फेस एंड बॉडी विल स्टॉप स्नेहा फ्रॉम एमिंग फॉर हर ड्रीम जॉब. तो क्या है, कुछ भी नहीं. जो उसके फेस पे रेड इरप्शंस आ चुके हैं, यानी कि जो रेड पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं फेस पे, उसकी जो बॉडी पे जो स्नेह है उसे स्टॉप नहीं कर सकते. जो उसकी ड्रीम जॉब है उससे मतलब उसे स्टॉप नहीं कर सकते. आई लव द इंडियन आर्मी सेज द 18-year-old. मैं क्या अपनी इंडियन आर्मी को बहुत लव करती हूँ, 18 साल की लड़की ने कहा. एज शी सिट्स बाय हर सेल्फ अंडर वन ऑफ द कैनोपीज एट द छत्रपति शिवाजी स्टेडियम ऑफ द मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर इन बेलगावी कर्नाटका. यहाँ पे देखिए सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है. आउटसाइड द इनक्लोजर, जो जहाँ पे वो बैठी थी उसके बाहर क्या हो रहा था, अराउंड 35 वोमेंस रन ऑन द 400 मीटर ट्रैक. जो 35 लड़कियाँ थी, वोमेन थी, वो क्या कर रही थी, 400 मीटर ट्रैक में भाग रही थी. अ डे अर्लियर, एक दिन पहले की बात है, स्नेहा हैड क्लियर्ड हर ग्राउंड टेस्ट. जो स्नेहा थे उसने अपने जो ग्राउंड टेस्ट होते हैं, ग्राउंड टेस्ट में क्या कुछ होता है, एक 1.6 किलोमीटर रेस होती है, डैट हैड टू बी कम्प्लीटेड इन 8 minutes या फिर और लेस. यानी कि जो 1.6 किलोमीटर की रेस होती है या तो उसे 8 मिनट या फिर 8 मिनट से कम में पूरा करना होता है. हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है, एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कुछ फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं. व्हेन शी वाज डायग्नोज्ड विद चिकन पॉक्स, उस टाइम क्या हुआ, जो फिजिकल टेस्ट आया था वो मतलब डायग्नोज की गई थी चिकन पॉक्स की.
ठीक है। नाउ ऑन मेडिकेशन फॉर द पोक्स, अब क्या वो मेडिकेशन की है, इनकी दवाई पर है जो पोक्स हुआ है उसे। शी इज़ बैक एट द स्टेडियम फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन, तो वो वापस आ गई है स्टेडियम में जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, एज पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो कि एक पार्ट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ही। एज शी वेट्स फॉर हर टर्न, जब वो अपनी टर्न के लिए वेट कर रही है, आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर वोमेन, यानी कि जो दूसरी लड़कियां हैं उससे वो आइसोलेट होकर बैठी है, यानी कि बिल्कुल अकेले बैठी है। स्नेहा सेस, आई हैड नो फीवर व्हेन आई लेफ्ट होम इन केरला, मुझे कोई फीवर नहीं था जब मैं केरला से मतलब घर से चली थी अपने केरला, यानी कि उसका जो घर है लड़की का वो क्या केरला में, और वो आई कहाँ पे हुई है, कर्नाटका में आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें गिवन है कि वो कर्नाटका बेलगावी में कर्नाटका में आई हुई है, पर उसका घर कहाँ पे, केरला में। इवन व्हेन आई रीच्ड बेलगावी एंड गॉट दिस पिंपल्स आई डिड नॉट थिंक मच ऑफ इट, जबकि मैं बेलगावी पहुँच गई और जब मुझे पिंपल्स हो गए मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा है। सो आई केम फॉर माई फिजिकल एंड ग्राउंड टेस्ट, मैं क्या अपने जो फिजिकल ग्राउंड टेस्ट के लिए यहाँ पे आ गई, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि मुझे पिंपल्स हो रहे हैं। अकेम्प्ड बाय हर मदर एंड अंकल, उसके साथ कौन है, उसकी जो माता है और उसकी अंकल है स्नेहा। हु इज़ परस्यूइंग अ कंप्यूटर कोर्स इन हर होम टाउन इरिटी, यानी कि वो क्या कर रही है लड़की, स्नेहा के बारे में बताया गया, एक कंप्यूटर कोर्स परस्यू कर रही है अपने होम टाउन में। उसके होम टाउन का नाम क्या है, इरिटी। अबाउट 41 किलोमीटर फ्रॉम कन्नूर, यानी कि कन्नूर से 40 किलोमीटर की दूरी पे जो उसका होम टाउन है इरिटी। मेड द 611 किलोमीटर जर्नी फ्रॉम होम टू बेलगावी, यानी कि उसने इतनी बड़ी जर्नी तय की, स्पेंडिंग 8 आवर्स इन अ बस, 8 घंटे बस में और 3 घंटे ट्रेन में। शी इज़ अमंग द 850 ओल्ड वोमेन, यानी कि वो क्या थी, 850 लड़कियों में से एक थी। मैनी ऑफ whom हैव ट्रेवल्ड several hundred किलोमीटर्स, और सबके सब क्या थे, मतलब बहुत सारी जो लड़कियां थी वो भी इतने इतने दूर से चलकर आई होंगी। तो टर्न अप एट द फर्स्ट एवर रिक्रूटमेंट, तो हमें बताया गया कि जो फर्स्ट एवर रिक्रूटमेंट हो रहा है, रैली फॉर वोमेन टू द इंडियन आर्म्ड कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, यानी कि जो इंडियन आर्म कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस की है उसकी जो पहली रिक्रूटमेंट रैली है। आगे, द रिक्रूटमेंट ऑफ वोमेन एज सोल्जर जनरल ड्यूटी वोमेन मिलिट्री पुलिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम, यानी कि जो पहली बार उनकी ऐसी मतलब पोस्ट में ड्यूटी लग रही है, डैट वोमेन विल बी टेकन इन नॉट ओनली एज ऑफिसर्स, जो वोमेन हैं उन्हें ना बल्कि केवल ऑफिसर्स के पोस्ट में लिया जाएगा, बट एज सोल्जर्स, और उन्हें सोल्जर्स की रैंक भी दी जाएगी। गिविंग दैम एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन्वॉल्व इन एक्टिव मिलिट्री ड्यूटीज़, और उन्हें जो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि जो लड़कियां हैं वो भी जो मिलिट्री ड्यूटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकें। एज पर्सनल ऑफ द मिलिट्री पुलिस, जब वो मिलिट्री पुलिस की पर्सनल बन जाएंगी यानी कि उनके वर्कफोर्स में शामिल हो जाएंगी, द वोमेन सोल्जर विल बी रिस्पॉन्सिबल, जो वोमेन सैनिकी होती हैं, जैसे जो सैनिक होते हैं, तो जो औरत सैनिकी होंगी तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस, यानी कि वो कुछ जो अपराध होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेट करेंगी। कौन कौन से अपराध हैं, सच एज मोलेस्टेशन, यानी कि जिस तरीके से मोलेस्टेशन होता है, थेफ्ट के जो चोरी के केसेस और रेप के केसेस। असिस्टिंग इन द मेंटेनेंस ऑफ गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, और वो ध्यान रखेंगी कि जो डिसिप्लिन और मेंटेन रहे। एंड इन कस्टडी एंड इन हैंडलिंग ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी कि जो युद्धबंदी होते हैं ना उनकी भी वो कस्टडी का ध्यान रखेंगी और उन्हें हैंडल करेंगी। स्पेशली कम्बाट स्पोर्ट ऑपरेशंस, कम्बाट के अंदर जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनमें ऑपरेशंस में वो हेल्पफुल करेंगी। द मूव इज़ अ पार्ट ऑफ स्लो ओपनिंग अप ऑफ एवेन्यूज फॉर वोमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, ये मूव के एक तरह की छोटी सी ओपनिंग है ताकि जो वोमेन हैं उनके लिए आर्म्ड फोर्सेस में रास्ता खुल सके। ठीक है, इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच लास्ट ईयर, इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में लास्ट ईयर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, हैड सेड वोमेन ऑफिसर्स रिक्रूटेड इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि जो वोमेन ऑफिसर्स हैं जो रिक्रूट की जाती हैं आर्म्ड फोर्सेस में अंडर द शॉर्ट सर्विस कमीशन, कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में रिक्रूट की जाती हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। वुड बी गिवन एन ऑप्शन ऑफ टेकिंग अ परमानेंट कमीशन, यानी कि उन्हें एक परमानेंट कमीशन की ऑफर भी दी जाएगी। अ गिफ्ट टू इंडियाज ब्रेव डॉटर, ये क्या है, एक गिफ्ट है जो इंडिया की जो बहादुर लड़की हैं, बहादुर बेटियां हैं, उनके लिए ये क्या है, गिफ्ट है। ठीक है, फॉलोइंग द नोटिफिकेशन इशूड बाय द आर्मी ऑन अप्रैल 25, आर्मी का नोटिफिकेशन आया था अप्रैल 25 को। अराउंड 15,000 वोमेन रजिस्टर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट रैली एट बेलगावी, इनकी 15,000 औरतों ने, लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, अपने आप को रजिस्टर किया ताकि वो जो इस रिक्रूटमेंट रैली हो रही है बेलगाम में उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। द फर्स्ट ऑफ 5 टू बी सच हेल्ड अक्रॉस इंडिया टू फिल 100 पोजीशंस इन द मिलिट्री पुलिस,
यानी कि ये मतलब पाँच में से पहली रैली है जो कि हो रही है, जिनकी जो 100 पोजीशंस हैं उसमें फिलअप करने के लिए। द बेलगावी सेंटर केटर टू द कैंडिडेट्स, जो बेलगावी सेंटर्स हैं वो कौन कौन से मतलब जो कैटेड कैंडिडेट्स हैं कौन कौन से स्टेट से आते हैं, फ्रॉम द साउथर्न स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये 5 राज्य हैं, एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार एंड पुडुचेरी। ठीक है, ऑफ द 15,000 एस्पिरेंट्स, अब 15,000 एस्पिरेंट्स में क्या हुआ, अबाउट 3,000 वर शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास 10 मार्क्स। ठीक है, 15,000 मतलब लड़कियों ने अप्लाई किया था, उनमें से 3,000 को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, किसके बेसिस पे, उनके जो क्लास 10 के मार्क्स से, और कट ऑफ का सेट की गई थी विद द कट ऑफ सेट एट 86%, यानी कि 15,000 लड़कियों में से जिन्होंने अप्लाई किया उनके जो 10वीं के मार्क्स से, जिनके 86% मार्क्स से, उन्हें सेलेक्ट किया गया, पूरी 3,000 लड़कियों को सेलेक्ट किया गया है। ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, अबाउट 1/3 ऑफ टर्न अप एट द बेलगावी सेंटर बिटवीन अगस्त 1 and 5 एट द डेट एंड द टाइम। ठीक है, 1/3 टर्न अप एट द बेलगावी सेंटर बिटवीन अगस्त 1 and 5 एट द डेट एंड टाइम असाइन टू दैम। यानी कि अगर 3,000 लड़कियों में से सिर्फ 1/3 ही आई, ठीक है ना, जो अपने मतलब उस रैली में पहुंची थी। तो आगे, जस्ट देन आउटसाइड द इनक्लोजर वेयर स्नेहा इज सिटिंग, जब आउटसाइड के जो इनक्लोजर में थे जहाँ पे स्नेहा बैठी थी, अ श्रील विसल पिर्सिस द एयर एंड अनदर बैच ऑफ गर्ल्स टेक्स ऑफ, यानी कि एक छोटी सी हवा आई झोंका और जो अनदर बैच था गर्ल्स का वो चली गई। फीट ऑन द वेट ग्राउंड मोस्टली बियर, जो उनके पैर थे वो गीले ग्राउंड में थे, मोस्टली बियर मतलब नंगे पैर थे। मेकिंग अ डैश फॉर देयर प्लेसेस इन हिस्ट्री, यानी कि वो क्या कर रही थी, एक इतिहास रच रही थी। डज एवरीबडी अंडरस्टैंड इंग्लिश, सब में आज से मेजर चौधरी ने पूछा क्या सभी लोग इंग्लिश समझते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ 30 वुमेन सिटिंग इन द रेड कारपेट्स ऑन द ग्राउंड बेलोस यस, और जो 30 लड़कियां बैठी थी रेड कारपेट पे, उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम जी समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द ओकेजन बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज, यानी कि उसमें क्या ओकेजन की बात की जा रही है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्मी, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन, तो मेडिकल एग्जामिनेशन की बात नहीं है यहाँ पे, तो रिक्रूटमेंट की बात है, ठीक है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, रिक्रूटमेंट के लिए हो रहा है। स्पोर्ट्स इवेंट नहीं। एन असेंबली ऑफ द वुमेन पर्सनल नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है। कितना ईजी था ना। विच सिटी डज स्नेहा केम फ्रॉम, जो स्नेहा का होम टाउन था वो कौन था, मैंने आपको पढ़ाया था, इरिटी था, इरिटी केरला में, ठीक है। तो यही सही आंसर होगा। बेलगावी तो जहाँ पे वो आई थी ना वो देने के लिए, और जो कन्नूर बताया गया था इस पैसेज में वो बताया गया था कि इरिटी से वो 41 किलोमीटर दूर है। तो सही आंसर होगा 3rd वन। आगे, व्हाट आर द देयर eruptions ऑन स्नेहास फेस, जो स्नेहा के फेस पे है वो क्या थे। तो हमें बताया गया था एक सेंटेंस में कि स्नेहा को क्या हो चुका था, चिकन पॉक्स हो चुका था। तो सही आंसर इसका होगा शी हैज़ गोट द चिकन पॉक्स। देखिए कितने ईजी हो रहे हैं आप क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। 3rd वन, हाउ मैनी वुमेन्स आर पार्टिसिपेटिंग एट द रिक्रूटमेंट रैली एट बेलगाव, हमें बताया गया था कि 850 लड़कियाँ आई हैं पार्टिसिपेट करने के लिए वो, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा 850। ये सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन है, आप इसे एक बार पैराग्राफ पीछे भी जाके देख सकते हैं जो मैंने पढ़ाया है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, स्टडी विद अंकिता नाम से सर्च कर लीजिएगा। आगे, व्हाट गिफ्ट वॉज अनाउंस्ड बाय द PM इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच लास्ट ईयर फॉर द ब्रेव डॉटर्स ऑफ द कंट्री। तो PM मोदी जी के द्वारा कौन सा गिफ्ट मतलब डिक्लेयर किया गया था इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे। तो वोमेन विल बी रिक्रूटेड इन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। वोमेन विल बी रिक्रूटेड एज सोल्जर्स इन द मिलिट्री पुलिस में नहीं। वोमेन ऑफिस विल बी एबल टू ऑप्ट फॉर परमानेंट कमीशन इन द आर्म्ड फोर्सेस। वोमेन विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री ड्यूटीज़ में। तो देखिए जो हमारा आर्म्ड फोर्सेस है उसमें तो वोमेन्स पहले भी रिक्रूटमेंट होती थी, तो ये नहीं सही आंसर हो सकता हमारा। मिलिट्री पुलिस की बात नहीं की गई है, तो वोमेन थी जो आगे उन्हें पहले शॉर्ट टर्म कमीशन दिया जाता था, अब उन्हें उनकी जगह परमानेंट टर्म कमीशन भी दिया जा सकेगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा 3rd वन, ठीक है। आगे, इन व्हाट वे इज़ द हिस्ट्री बीइंग मेड इन बेलगावी, किस तरीके से हिस्ट्री मेड की जा रही थी बेलगावी में। तो वोमेन हैव ट्रैवल्ड फार ऑफ प्लेसेस टू टर्न अप द रिक्रूटमेंट पैलेसेस, रिक्रूटमेंट रैली नहीं, वो तो हर बार ही आती हैं, ऐसे लड़कियां लड़के भी आते हैं, ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं होगी इसमें इतनी ज़्यादा।
दिस रैली मेक्स द फर्स्ट टाइम दैट वोमेन विल बी टेकन इन एज सोल्जर्स। हाँ, ये बात हो सकती है कि इस रैली से क्या होगा कि जो वोमेन थी वो पहली बार सोल्जर्स बन सकती हैं। बेलगावी फर्स्ट रैली थी, ऐसा भी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें द रैली इज रिजल्ट ऑफ द पीमेंस, तो सही आंसर, इसका सही आंसर होगा 2-1, ठीक है। सही जो फिट बैठ रहा है कंटेक्चुअली वो सेकंड वन ही बैठ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज़ विल बी बोर्न बाय द वोमेन सोल्जर्स, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो वोमेन है वो मतलब करेंगी। तो देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग मोलेस्टेशंस, थेफ्ट एंड रेप, असिस्टिंग इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, हैंडलिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन कस्टडी। आपने आपको मैं अगर दिखा देती हूँ, अगर आपको पैराग्राफ देखना है तो देखिए, यहाँ पे था हमारा, हाँ ये देखिए, एज पर्सन ऑफ द मिलिट्री पुलिस द वोमेन सोल्जर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है असिस्टिंग इन द मेंटेनेंस ऑफ गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एंड इन कस्टडी ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो देखिए, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं ये कहीं पर भी गिवन नहीं था, तो थर्ड वन नहीं होगा, बाकी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ होंगे। तो ये रहा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू क्वालिफाई द फॉर रिक्रूटमेंट इन द आर्म्ड फोर्सेस। अब हमें लॉन्ग जंप और हाई जंप की बात भी की गई थी, तो ये सही है। 1.6 किलोमीटर रेस टू बी कम्प्लीटेड इन 8 मिनट्स, ये भी था। टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश की कोई बात नहीं है, इंग्लिश तो बात की वैसे वो पूछते हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं, ठीक है ना। इंग्लिश कोई ज़रूरी क्राइटेरिया नहीं था कि क्वालिफाई करने के लिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जरूर होगा। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर नॉट कवर्ड बाय बेलगावी सेंटर। तो आपको इसमें स्टेट्स बतानी है, अगर आप देखना चाहें पैराग्राफ तो देख सकते हैं इसमें एक बार और। ये देखिए, जहाँ पे हमें स्टेट्स गिवन है कौन कौन सी थी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और जो टर्शरी सी यूनियन टर्शरी उसमें ये थी, ठीक है। ठीक है, तो देखिए कर्नाटका और केरला थी, बिल्कुल थी। यूटीज ऑफ पौंडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये भी थी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी थी। तो कौन नहीं थी, तो ये महाराष्ट्र और गोवा स्टेट शामिल नहीं थी। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं थी। अबाउट 1/3 ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स टर्न अप एट द बेलगावी सेंटर, बिल्कुल ऐसे ही बोला गया था। वोमेन वर कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास 10 मार्क्स, ये भी मैंने आपको बताया था। देयर आर ओनली 100 पोजीशंस टू बी फिल्ड इन दी, आप ये भी था कि 100 पोजीशंस फिलअप थी कल ओनली। और 3000 वोमेन रजिस्टर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट रैली एट बेलगावी, ये गलत है क्योंकि 3000 वोमेन तो शॉर्ट लिस्टेड की गई थी, रजिस्टर नहीं किया गया था। रजिस्टर तो किया था 15,000 लड़कियों ने, ठीक है। 3000 तो 15,000 में से शॉर्ट लिस्टेड की गई थी, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ वन। आगे हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मेजर चौधरी सेड टू द एस्पिरेंट्स, डज एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश। मेजर चौधरी ने क्या बताया एस्पिरेंट्स को, क्या सब के सब लोग इंग्लिश समझते हैं। तो मेजर चौधरी आस्क्ड द, मतलब एस्पिरेंट्स, मतलब आस्क्ड ही करेगा, इन्फॉर्म थोड़ी कर रहा है इसमें। तो फर्स्ट वन हमारा नहीं होगा, इन्फॉर्म आप काट सकते हैं। मेजर चौधरी आस्क्ड ये हो सकता है, टोल्ड नहीं, बताया नहीं। जहाँ पे दो ऑप्शन बचे हैं, अब इसमें पढ़ लेते हैं। आस्क द एस्पिरेंट्स वेदर एवरीवन अंडरस्टूड इंग्लिश और एवरीवन अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। जहाँ पे टेंस चेंज नहीं किया गया तो फोर्थ वन नहीं होगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वन, अंडरस्टूड इंग्लिश। आगे हमें पैराजम्बल बताना है, तो देखिए पढ़ते हैं। फ्लाइंग काइट इज़ एन ओल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट, जो काइट उड़ाने की जो कला है वो बहुत पुरानी स्पोर्ट है। तो हमारा ए जो इंट्रोडक्शन सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि इसमें भी एक काइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दिस स्पोर्ट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क, ये जो स्पोर्ट है इसमें क्या है, बहुत सारा रिस्क होता है। सो वन हैज़ टू बी वेरी कोशियस एंड स्किलफुल। अब देखिए इस स्पोर्ट में रिस्क है, इसलिए हमें क्या होना चाहिए, कोशिश और स्किलफुल होना चाहिए। तो जो BC और BC का पेयर बन रहा है, आप ध्यान से पढ़िए, तो BC का पेयर बनेगा। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि BC का पेयर कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ADBC में। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूरा पढ़ लेते हैं। फ्लाइंग काइट्स इज एन ओल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट, इट वॉज क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग द डेज ऑफ द नवाब, ठीक है। दिस स्पोर्ट्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ रिस्क, सो वन हैज़ टू बी वेरी कोशियस एंड स्किलफुल। ये हमारा प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है, पैराग्राफ बन रहा है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ADBC। आगे हमारा है मोस्ट अप्रोप्रिएट, हमें जो
दे रखा है, इसे चेंज करना है। द सोल्जर्स कैरीड अराउंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडर विदाउट क्वेश्चंस, यानी कि जो सोल्जर्स थे उन्होंने जो ऑर्डर दे रखे थे कमांडर के वो फॉलो किए बिना कोई क्वेश्चन पूछे हुए। तो मैं आपको जो मीनिंग दे रखे हैं इडियम्स के, यानी कि जो फ्रेजेस के मीनिंग दे रखे हैं, इसका मतलब आपको समझा देती हूँ पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैरिड अराउंड क्या होता है? कैरिड अराउंड का मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो जिसे आप फिजिकली लेके जाएं, यानी कि फिजिकली कैरी समवन और समथिंग टू मैनी प्लेसेस। ठीक है, आप फिजिकली उठा के लेके जाएं। अब यहाँ पे बात की गई थी ऑर्डर्स की, ऑर्डर्स को आप फिजिकली टच तो नहीं कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। कैरिड अवे विच मीन्स बिकम ओवरली एक्साइटेड, यानी कैरिड अवे होता है कि आप किसी चीज़ से भावना में, बोलते हैं ना कि भावना में बह जाना, तो उस तरह की बात। विच मीन्स बिकम ओवरली एक्साइटेड और इन्वॉल्व एंड टू टेक थिंग्स टू फॉर। और कैरिड विच सिंपली मीन्स जो आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड मूव फ्रॉम, या फिर जो कोई चीज़ है वन प्लेस टू अनदर मूव कर रही है। और कैरिड आउट होता है कि कंप्लीट और अकम्प्लिश समथिंग, यानी कि कोई चीज़ को कंप्लीट करना। तो जो हमारा सेंटेंस है द सोल्जर्स कैरिड अराउंड, अब उन्होंने जो ऑर्डर्स थे वो फिजिकली कैरी नहीं किए, तो ये हमारा गलत हो गया, तो यानी कि नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। कैरिड आउट, कैरिड आउट का मतलब मैंने बताया कि कोई चीज़ आप कंप्लीट करें, अकम्प्लिश करें, तो कैरिड आउट हमारा हो सकता है। कैरिड वे भावना में बह जाना नहीं, कैरिड भी नहीं, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वन, कैरिड आउट। आगे हमें सब्स्टिट्यूशन बताना है फिर से। तो इसमें जो हमारा अंडरलाइन सेंटेंस है वो है अ क्विक फिनिश। ठीक है, ये मैं करना भूल गई। अ क्विक फिनिश इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू आंसर एक्यूरेटली देन अ क्विक फिनिश, यानी कि एग्जामिनेशन में क्या है, जो आपका आंसर करना है एक्यूरेटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि क्विक फिनिश से। यानी कि जैसे अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर्स कर लेते हैं, हमें होता है कि टाइम बचा लीजिए, पर अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देंगे तो वो जल्दी जल्दी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एग्जामिनेशन से क्या होता है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना होता है, जो स्पीड होती है वो अपने आप मेंटेन हो जाती है, यही सेंटेंस में कहना चाह रहा है। तो देखिए जो हमारा ये पार्ट है टू आंसर एक्यूरेटली, इसमें दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया गया है एक्यूरेटली और फिनिश में। तो जो सेंटेंस में पार्ट किया गया है वो इक्वली होना चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है हमें टू आंसर एक्यूरेटली, यहाँ पे अ क्विक फिनिश, यानी कि ये बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए हमें बिल्कुल सेम टू सेम यूज़ करना पड़ेगा, एडवर्ब को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो हमारा नाउन है उसे एक एडवर्ब चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा टू क्विक, टू फिनिश क्विकली। जैसे यहाँ पे दे रखा है ना टू आंसर एक्यूरेटली, तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा टू फिनिश क्विकली। सो थर्ड वन इज द राइट आंसर। आगे मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडायरेक्ट फॉर्म बतानी है हमें गिवन सेंटेंस की। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट विल ट्रिम द कॉर्पोरेट टैक्स ग्रेजुअली टू 25% फॉर ऑल कंपनीज, यानी कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो टैक्स ट्रिम होता है कम कर देना। ट्रिम द कॉर्पोरेट टैक्स ग्रेजुअली टू 25% फॉर ऑल कंपनीज। अब देखिए फाइनेंस मिनिस्टर सेड डैट द गवर्नमेंट वुड, यहाँ पे जो विल का वुड चेंज हो जाएगा, ठीक है, वुड ट्रिम द कॉर्पोरेट टैक्स ग्रेजुअली टू 25% फॉर ऑल कंपनीज, यानी कि ये हो सकता है। ठीक है, आस्क द गवर्नमेंट, यहाँ पे आस्क नहीं आएगा क्योंकि आस्क की तो बात ही नहीं की, नहीं, सेकंड वन नहीं। ऑर्डर्ड भी नहीं है, द फाइनेंस मिनिस्टर टोल्ड नहीं, तो सही आंसर हमारा बैठेगा ओनली फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, और विल का वुड चेंज हो जाएगा जो बिल्कुल सही दे रखा है फर्स्ट वन में। आगे हमें क्लोज टेस्ट है, छोटा सा क्लोज टेस्ट है जो, तो बिल्कुल ही द अदर डे देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर इन अवर टाउन, यानी कि अगले दिन क्या था, जो हमारे टाउन में थी एक भारी मात्रा में वर्षा हुई थी। द रोड्स लुक्ड, जो रोड्स से वो क्या लग रहे थे, स्मॉल रिवुलेट्स क्या होते हैं, छोटी छोटी नदियाँ लग रहे थे, यानी कि रोड्स में इतना पानी भर गया था। देयर वॉज अ हाउस, एक हाउस था हमारी लोकेलिटी में, विच वॉज डैश इन अ कंडीशन, वो कौन सी कंडीशन में था, ऑल ऑफ अ सडन इट क्लाप्स्ड, यानी कि एकदम से क्या हुआ, भारी बारिश की वजह से वो एकदम से टूट गया, गिर गया, यानी कि द डैश न्यूज़ स्प्रेड इन द होल डैश लाइक अ वाइल्ड फायर, और जो न्यूज़ थी वो जो हमारा मतलब पूरी जंगल की जैसे आग लगती है ना, बिल्कुल इस तरीके से फैल गई। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट ब्लैंक है द अदर डे देयर वाज अ हैवी डाउनपोर इन अवर टाउन द रोड्स लुक्ड, अब रोड्स किसकी तरह लुक कर रहे थे, स्मॉल रिवुलेट्स की, यानी कि जहाँ पे बताया गया हमें लाइक, ठीक है, लाइक। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सेम क्यों नहीं आया, सेम इसलिए नहीं आया, अगर यहाँ पे हमारा एज होता तो हम सेम एज यूज़ कर सकते थे, तो सो एज होता है इस चीज़ के लिए, यहाँ पे इसका मतलब नहीं है, एज हम होता है कुछ कंपैरिजन कर रहे हो तब आता है। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा लाइक। आगे फिल इन द ब्लैंक्स टू, देयर वाज अ हाउस डैश इन लोकेलिटी, हाउस किस में था, लोकेलिटी में था।
तो ये तो पता ही है सिंपल, इन अवर लोकेलिटी होता है, इन अवर लोकेलिटी। आगे, देयर वॉज अ हाउस डैश इन अवर लोकेलिटी विच वाज इन अ डैश कंडीशन। जो हमारा हाउस था एक लोकेलिटी में, वो कौन सी कंडीशन में था। देखो, डिस्ट्रॉयड होता है कि जो चीज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो, ठीक है, जिसमें आप कुछ ना कर सके हो। और डिलिपेटेड होता है कि कोई चीज़, जैसे बोलते हैं ना, जर्जर अवस्था में होना, यानी कि वो घर था एक जर्जर अवस्था में, घर था काफ़ी टूटा हुआ पुराना घर था। डिस्ट्रॉयड था, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड घर नहीं था, उसमें लोग रह रहे थे, बट वो क्या था, जर्जर अवस्था में था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डिलिपेटेड कंडीशन में। और डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है, सैड होना। अब कोई हाउस है वो सैड तो नहीं हो सकता। और डिक्लाइन क्या होता है, कम हो जाना, यानी कि सॉरी, डिक्लाइन मतलब रिजेक्ट कर देना, तो यही नहीं आएगा। तो सही आंसर हमारा आ जाएगा सेकंड वन, ठीक है। आगे, फिलिंग द ब्लैंक्स फोर्थ, डैश न्यूज़ स्प्रेड इन द होल। अब देखिए कौन सी न्यूज़ की बात हो रही है, जहाँ पे जो उसका घर था वो टूट गया, ये न्यूज़, यानी कि पर्टिकुलर न्यूज़ की बात की जा रही है। तो जहाँ पे आ जाएगा हमारा द आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे हमें पर्टिकुलर न्यूज़ पता है कि कौन सी न्यूज़ के बारे में बात की जा रही है। आगे, द न्यूज़ स्प्रेड इन द होल डैश लाइक वाइल्ड फायर, यानी कि जो न्यूज़ थी वो किस में फैल गई। तो हमें फर्स्ट में दे रखा है कि वो टाउन में फैल गई थी, जहाँ पे देखिए टाउन दे रखा है, तो टाउन में न्यूज़ फैली होगी। तो सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा फोर्थ वन, टाउन। आगे, हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बतानी है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी। जो हमारा फंक्शन है किडनी में बॉडी में फंक्शन क्या है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नो एरर, ठीक है, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये। आगे, पैराजम्बल, तो एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि मैं इतना कमा रहा था, इतना मतलब बहुत कम कमा रहा था, बेयरली इनफ मनी टू कीप, यानी कि जो मेरी आत्मा और शरीर थी उनको और साथ में रख सकूं। तो हमारा ए से शुरू नहीं होगा क्योंकि एंड आ गया, एंड से सेंटेंस नहीं शुरू होगा, तो ए आप काट सकते हैं, काट दीजिए। आगे जान के हमारा सेंटेंस बी से, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा बी। इसके बाद देखिए, इट वॉज 20 ईयर्स अगो, बी में जान कीजिए 20 साल पहले की बात है। एट दैट टाइम आई वॉज लिविंग इन पेरिस, अब उस टाइम की बात कर रही है, तो यानी कि हमारा अगला सेंटेंस हो जाएगा सी, क्योंकि उस टाइम में क्या रह रहा था, मैं पेरिस में रह रहा था। तो बी सी डी हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो डी ए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बी सी डी ए, आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट, मेरे पास एक टाइनी अपार्टमेंट था, यानी छोटा सा अपार्टमेंट था, इन दी लेटरन क्वार्टर ओवर लुकिंग अ सिमेट्री क्या होता है, जो शमशान घाट होता है उसके लिए, ठीक है। तो बी सी डी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे हमें डायरेक्ट फॉर्म बतानी है। हर मदर एडवाइज हर नॉट टू गो टू फास्ट वाइल रिसाइटिंग हर पोइम, उसकी मदर ने उसे एडवाइस दी कि वो ज़्यादा फास्ट ना जाए जो वो पोइम बोल रही थी। तो यहाँ पे जो हमें देख रहा है नॉट टू गो, इसका जो इंडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो होता है, सॉरी डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो होता है डोंट गो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में दे रखा है वाई आर यू, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था। हर मदर सेड डोंट गो टू फास्ट वाई रिसाइटिंग योर पोइम, ये हमारा हो सकता है। हर मदर सेड यू नीड नहीं आएगा, नो डोंट गो टू फास्ट वाइल रिसाइटिंग हर पोइम, यहाँ पे जो हमारा हर नहीं आएगा, बाकी तो ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हर का हमारा यूर में कन्वर्ट होना जरूरी है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वन, राइट आंसर। आगे हमें फिर से पैराजम्बल है। द अदर डे वी एंटर द सिटीज ओनली जूइश सिमेट्री, यानी कि अदर डे अगले दिन क्या हुआ, हम सिटी की जो ओनली जूइश यानी कि जो जू लोगों की सिमेट्री होती है उसमें पहुँचे। बट देन इट शुड नॉट बी अ सरप्राइज, बट वो क्या था, एक सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। वी वर एस्टोनिश्ड, हम अचंभे हो गए थे, टू डिस्कवर हाउ टाइनी इट वाज, हम अचंभे हो गए थे कि जो मतलब जो सिमेट्री थी वो कितनी छोटी थी। यानी कि जो हमारा ए सेंटेंस आ रहा है इसके बाद ही हमारा सी आएगा, क्योंकि इसमें हमें आगे इट की बात की गई हुई है। आगे, ऑल्थो जूइश पीपल हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर जनरेशंस, जो जूइश पीपल थे वो जनरेशन तक रह रहे थे हमारे इंडिया में, बट दे आर वन ऑफ द नेशंस टाइनीस्ट माइनॉरिटीज़, पर वो फिर भी क्या है, जो हमारा नेशन है यानी कि हमारा देश है, उनमें सबसे जो मतलब माइनॉरिटीज़ हैं यानी कि जो कम लोग हैं उनमें भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ए सी हमारा बन गया। इसके बाद आएगा बट देन इट शुड नॉट बी सरप्राइज, पर हमें इस पर सरप्राइज नहीं होना चाहिए, अचंभित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत कम मात्रा में हैं, इसलिए जो सिमेट्री थी वो भी बहुत छोटी थी। तो ए सी बी डी हमारा सही आंसर होगा। ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन में है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आगे फिर से पैराजम्बल है। द ऑफिसर्स आर लुकिंग टू रीजनाइट द डॉग विद हिज ऑनर, यानी कि जो ऑफिसर थे वो क्या कर रहे थे, जो डॉग था उसे ऑनर से मिलाने की कोशिश कर रहे थे। इवेंचुअली द पुलिस कोर द चिचुआ, इस
ये क्या होता है, एक तरह की डॉग की ब्रीड होती है, ठीक है, डॉग की मतलब नस्ल होती है, ये काफ़ी छोटी होती है, ये सबसे छोटी ब्रीड बोला जाता है डॉग की। अब पुलिस ऑफिसर ऑन अ मोटरसाइकिल चेस द डॉग, यानी कि देखिए अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, मोटरसाइकिल पे उस डॉग को चेस किया होगा, फिर इवेंचुअली पुलिस ने उसे पकड़ लिया, यानी कि सी और बी का पेयर बनेगा, ठीक है। ये आप समझ गए। तो सी बी देखिए कहाँ पे है, सी बी फर्स्ट में है, ठीक है, सी डी नहीं, सी बी नहीं, सी बी यहाँ पे भी नहीं है, तो हमारा सही आंसर बैठ जाएगा डी सी बी ए, डी सी बी ए, क्योंकि सी बी का पेयर बनना था। पहले वो मोटरसाइकिल पे चेस कर रहे थे डॉग को, फिर उन्होंने क्या किया, डॉग को पकड़ लिया, तो यही हमारा सी बी पेयर बन गया। चलो शुरू से पढ़ते हैं। अ चिचुआ रैन अक्रॉस कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को ऑकलैंड बी ब्रिज, यानी कि एक जो डॉग का जो ब्रीड है वो क्या कर रही थी, वो भाग रही थी, फिर अब पुलिस ऑफिसर ने उसे मतलब डॉग चेस किया, फिर उसे पकड़ लिया गया। अब पुलिस ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं जो उसका ऑनर है, ताकि उसे वापस उसे दिया जा सके। तो डी सी बी ए राइट आंसर फर्स्ट वन। आगे आगे हमारा है फिर से पैसेज है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। इसमें हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, सॉरी 4। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस इन कश्मीर वैली सिक्योरिटी फोर्सेज हैव पुट कॉइल्स ऑफ रेजर वायर ऑन रोड्स टू इन्फोर्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट, यानी कि काफ़ी जगह पे कश्मीर वैली पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या कर रखा है, जो वायर्स होती हैं ना, जो बार्ब्ड वायर्स होती हैं, यानी कि जो नुकीली तारें होती हैं वो लगा रखी हैं, ताकि क्या कर सकें, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि जो मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं उसे इन्फोर्स कर सकें मूवमेंट पे, यानी कि लोग आ जा ना सके। कॉन्सिटीना वायर, यहाँ पे वायर का नाम है ऑन रेजर वायर, और रेजर वायर फैंसीज आर यूज अलंग, ये जो तारें हैं कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, आर यूज अलंग टर्शियल बॉर्डर्स, यानी कि जो बॉर्डर्स होते हैं हमारे वहाँ पे, एंड इन एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराउंड द वर्ल्ड, और कौन सी एरियाज में जहाँ पर लड़ाई वगैरह है, कॉन्फ्लिक्ट है, उस तरह उसमें ये यूज़ की जाती हैं। टू कीप आउट कॉम्बाटेंट्स, जो लड़ाकू होते हैं उन्हें दूर रखने के लिए, टेररिस्ट, जो टेररिस्ट लोग आ जाते हैं, और रिफ्यूजीज, क्योंकि जो रिफ्यूजीज एक देश से दूसरे देश चले आते हैं, उनको अपने देश से रोकने के लिए ये तारों का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पर भी ये काफ़ी सारी तारें लगी होती हैं, तो वो सी तारें। द एक्सपेंडेबल स्कूल्स ऑफ बार्ब्ड और रेजर वायर्स गेट देयर नेम फ्रॉम कॉन्स्टेंटिना, यानी कि इनका जो नाम आया था कॉन्स्टेंटिना, वो कैसे आया था, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था सिमिलर टू द अकॉर्डियन, इंस्ट्रूमेंट है सिमिलर उसके, विद बैलोज दैट एक्सपेंड एंड कंट्रैक्ट, जो उसकी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्या था, एक्सपेंड होता था और कंट्रैक्ट होता था। कॉन्सेप्टिना वायर्स कॉइल्स वर एन इम्प्रोवाइजेशन ऑन द बार्ब्ड वायर्स, यानी कि एक तरह से जो बार्ब्ड वायर्स थी उसकी इम्प्रूवमेंट थी कॉन्सेप्टिना वायर्स। ऑब्स्टेकल्स वायर्स कॉइल्स वर ऑब्स्टेकल्स यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, और ये वायर्स क्या थी, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे यूज़ की गई थी। ये जो वायर थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे यूज़ की गई थी। द फ्लैट collapsible coils with intermittent barbs और blades were designed to be carried along by infantry, ये वॉर्स ऐसी डिज़ाइन की गई थी ताकि जो इन्फेंट्री होती है, यानी कि जो पैदल सेना होती है, उनके द्वारा भी ये कैरी की जा सके, एंड डिप्लॉयड ऑन बैटलफील्ड्स, यानी कि जो लड़ाई वाले क्षेत्र होते हैं उनमें डिप्लॉय कर जा सके, क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट और स्लो डाउन एनिमी मूवमेंट, यानी कि जो एनिमी है, दुश्मन है, उनकी जो मूवमेंट है उन्हें रोक सकें या फिर उन्हें स्लो कर सकें, इसके लिए ये डिप्लॉय की जाती हैं। आगे, द अमेरिकन बिजनेसमैन जोसेफ एफ ग्लिडन इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द मॉडर्न वाइल्ड वायर्स, यानी कि जो ये आदमी देखे हमें जोसेफ एफ ग्लिडन, इन्हें माना जाता है कि जो मॉडर्न वाइल्ड वायर्स आई हैं उनका पिता माना जाता है। ही डिज़ाइन द वायर विद 2 इंटरवाइंड स्टैंड्स, उसने वायर कैसे डिज़ाइन की थी, 2 स्टैंड्स लिए थे, हेल्प बाय शार्प प्रोंग्स, प्रोंग्स का होता है जैसे हमारा कांटा होता है ना, उसका जो एक नुकीला हिस्सा होता है उसे हम प्रोंग्स बोलते हैं, एट रेगुलर इंटरवल्स। बार्ब्ड वायर वाज इनिशियली एन एग्रीगन फेंसिंग इन्वेंशन, इनकी जो बार्ब्ड वायर थी पहले क्या थी, एग्रीगन मतलब जो एग्रीकल्चर में यूज़ की जाती थी, इस तरह की इन्वेंशन थी। फेंसिंग होते बाड़ बंडी करना, इंटेंडेड टू कन्फाइड कैटल एंड शीप, मतलब कैसे यूज़ की जाती थी पहले के टाइम पे जब ये इन्वेंट की गई थी, ताकि जो कैटल्स होते हैं ना, जैसे कि भेड़ बकरियां हैं, शीप हैं, उन्हें एक जगह में मतलब कन्फाइन कर सकें, वो बाहर ना जा सकें, जैसे अब भी हम बाड़ा लगा देते हैं, उसके लिए ये पहले इन्वेंट की गई थी। विच अनलाइक लंबर वॉज लार्जली रेजिस्टेंट टू फायर, जो मतलब क्या थे, एक तो ये इनमें कोई आग नहीं लग सकती थी, और जो कि बैड वेदर है उसमें भी ये काम करती थी। एन एडवर्टोरियल पब्लिश इन द US in 1885 अंडर द टाइटल वाई बार्ब फेंसिंग इज़ बेटर दैन एनी अदर, एक टाइटल पब्लिश हुआ था कि जो बार्ब वायर्स हैं वो किस सबसे अलग कैसे हैं, सबसे बेटर कैसे हैं। आर्ग्यू डैट, उन्होंने क्या बताया था, इट डज नॉट डिके, यानी कि ये खराब नहीं होती हैं। बॉयज़ कैन नॉट क्रॉल ऑन थ्रू और ओवर इट, यानी कि जो लड़के हैं, जो शरारती लड़के होते हैं, कई बार वो इसके अंदर नहीं जा सकते और ना ही इसके ऊपर से जा सकते हैं। नॉर डॉग्स, नहीं बिल्लियाँ, ना ही कुत्ते जा सकते हैं। नॉर एनी अदर एनिमल, और कोई भी एनिमल नहीं जा सकता।
इट वॉचेस विद आर्गुस आइज द इनसाइड एंड आउटसाइड अप डाउन एंड लेंथ वाइज, यानी कि जो सब पे निगाह रखती हैं। इट प्रिवेंट्स द इन्स फ्रॉम बीइंग आउट्स, यानी कि जो अंदर हैं उन्हें बाहर जाने से रोकती हैं, एंड द आउट्स फ्रॉम बीइंग इन्स, और जो बाहर हैं उन्हें अंदर आने से रोकती हैं। वॉच एट डे ब्रेक, बिना मतलब थके हारे ये काम करती हैं। डे ब्रेक में भी कोई डे ब्रेक नहीं लेती। एट नून टाइड, जो दोपहर का टाइम है उस पर भी। एंड सनसेट एंड ऑल नाइट लॉन्ग, यानी कि ये हर मौसम में 24 घंटे तैनात रहती हैं। ठीक है। बार्ब्ड वायर वाज पुट टू मिलिट्री यूज इन द सीज ऑफ सैंटियागो इन द 1898 ड्यूरिंग द स्पेनिश अमेरिकन वार। जो बार्ब्ड वायर से यहाँ पे बताया गया कहाँ पे यूज़ की गई थी हमें, एंड बाय द ब्रिटिश इन द सेकेंड बोयर वार। फिर से जो वॉर का नाम है, इसमें ये यूज़ की गई थी टू कन्फाइन द फैमिलीज ऑफ द अफ्रीकन स्पीकिंग बोयर फाइटर्स। किसके यूज़ की गई थी, ताकि जो फैमिलीज अफ्रीकन फैमिलीज हैं उन्हें एक जगह बंद करके रखा जा सके। वर्ल्ड वॉर वन सा एक्सटेंसिव यूज ऑफ बार्ब्ड वायर्स, यानी कि जो वर्ल्ड वॉर वन थी उसमें काफ़ी मात्रा में इसका यूज़ किया गया था बार्ब्ड वायर्स का। एंड द जर्मन मिलिट्री इंजीनियर्स आर क्रेडिटेड विद द इम्प्रोवाइजिंग द अर्लीस्ट कंसिस्टेंट कॉइल्स ऑन द बैटलफील्ड। और जो जर्मन मिलिट्री इंजीनियर से उन्हें ये क्रेडिट जाता है कि जो उन्होंने अब बैटलफील्ड में जो मतलब बार्ब्ड वायर यूज़ होती हैं उन्हें इम्प्रूव किया गया। दे स्पन द बार्ब्ड वायर्स, उन्होंने क्या किया, बार्ब्ड को स्पन किया इनटू सर्कल्स, उन्हें सर्कल में ऐसे शेप दी गई। एंड सिंपली स्प्रेड इट ऑन द बैटलफील्ड, और क्या किया, इसके बाद इन्हें बैटलफील्ड में ऐसे बिछा दिया गया विदाउट यूजिंग एनी स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद कोई भी स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया गया, पोल्स वगैरह नहीं यूज़ किए गए। दिस वाज मोर इफेक्टिव, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था अगेंस्ट द इन्फेंट्री चार्ज बाय अलाइड सोल्जर्स, यानी कि जो इन्वेंट्री थे उनके काफ़ी ये इफेक्टिव था। द फेंसिस इरेक्टेड बाय इंडिया, जो फेंसिस अब इंडिया की बात हो रही है, कैसे अब यूज़ की जाती है, अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे मैं आपको बताया ना, जो हमारे LOC है उसमें यूज़ किया जाता है टू कीप आउट टेररिस्ट इन्फ्लेटर्स consists of row of concertina wires coil held by iron angles. They are now commonly seen and are used to secure private properties as well. अब ये क्या है, बार्ब्ड वायर्स काफ़ी कॉमन हो चुकी हैं, और अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसमें भी लोग बार्ब्ड वायर्स का यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए, ये था हमारा पैसेज। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द अबव पैसेज? हाउ बार्ब्ड वायर्स वाज पेटेंट। पेटेंट क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है तो आप उसका पेटेंट लो, यानी कि अब ये चीज़ आपकी है, अब आपकी मर्जी है आप उस चीज़ को कैसे बनाएंगे, या फिर इसका कॉपीराइट किसी को दे देंगे या किसी कंपनी को देंगे, ये अब आपकी मर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे पेटेंट की कोई बात नहीं की गई है, तो नहीं। द यूज़ ऑफ बार्ब्ड वायर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की सिर्फ स्टार्टिंग में बात की गई थी, तो ये थीम नहीं होगा पैसेज का, नहीं। द यूज़ ऑफ बार्ब्ड वायर्स इन एग्रीकल्चर की भी बात की गई थी, बट थोड़ी सी बात की गई थी पैसेज में, तो ये भी हमारा थीम नहीं हो सकता है। थीम होता है कि जो चीज़ पूरे सेंटेंस में, मतलब पूरे पैसेज में कॉपी की गई हो, पूरे पैसेज में जो इसका सार निकले उसे हम थीम बोलते हैं। कि पैसेज हमें किस बारे में बताना चाहता था उसे हम थीम बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा द एवोल्यूशन एंड द यूज़ ऑफ बार्ब्ड वायर्स, यानी कि जो बार्ब्ड वायर्स से उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो कैसे कैसे, मतलब पहले एग्रीकल्चर में आई थी, फिर बैटलफील्ड्स में आने लगी, फिर बॉर्डर्स में आने लगी, इस तरीके से इसका जो बार्ब्ड वायर्स थी उसका एवोल्यूशन हुआ और उसका यूज़ किया जाने लगा। तो फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। आगे, हु इज़ क्रेडिटेड विद द क्रिएटिंग द मॉडर्न बार्ब्ड वायर्स, यानी कि जो मॉडर्न बार्ब्ड वायर थे उसका जो किसे क्रेडिट दिया जाता है। जहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे है द अमेरिकन बिजनेसमैन जोसेफ एफ ग्लिडन इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न बार्ब्ड वायर्स। तो जोसेफ एफ ग्लिडन को, तो सही आंसर इसका हो जाएगा जोसेफ एफ ग्लिडन को। आगे, व्हाट वाज द इनिशियल पर्पस ऑफ इन्वेंटिंग द बार्ब्ड वायर्स, तो हमें बताया गया था इनिशियल पर्पस क्या था, ताकि जो कैटल्स थे उनको उसमें बंद रखा जा सके, बाड़बंदी की जा सके। तो इसके बाद बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री नहीं, इसका तो बाद में यूज़ किया जाने लगा। टू कीप द डॉग्स और बॉयज़ को आउट करने के लिए नहीं, टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ ट्रबल मेकर्स नहीं। तो सही जो इनिशियल यूज़ था वो था कन्फाइन द कैटल एंड शीप विद इन एन एरिया, ठीक है, उसके लिए ये यूज़ किया गया। तो यानी कि जो एरिया था उसे कैटल में कन्फाइन किया जा सके। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आगे, हु फर्स्ट स्प्रेड द बार्ब्ड वायर्स ऑन द फील्ड विदाउट यूजिंग द पोल्स और एनी अदर सपोर्ट सिस्टम, यानी कि पहले फर्स्ट टाइम किसने किया था, जो पोल्स से जो बार्ब्ड वायर्स थी वो बिना पोल के स्प्रेड की थी। तो हमने पढ़ा था कि जर्मन मिलिट्री इंजीनियर्स ने ये काम किया था। तो सही आंसर हो जाएगा जर्मन मिलिट्री इंजीनियर्स। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। आगे हमारा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि हम पैसेज के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। द फेंस अलॉन्ग द इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ कंसर्टीना वायर्स कोल्स हेल्ड बाय आयरन एंगल्स, ये पढ़ा था हमने बिल्कुल। इन द यूनाइटेड स्टेट्स
द फर्स्ट पेटेंट वॉज रजिस्टर्ड बाय, ये गलत है। इट वॉज रिचर्ड न्यूटन इंग्लिश मैन हु इन्वेंटेड द बार्ब्ड वायर्स, ये भी सही है। बार्ब्ड वायर्स वॉज फर्स्ट पुट इन मिलिट्री यूज़, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो सही हमारा गलत है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पेटेंट था वो कौन मतलब पर्सन था जिसका मैं ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, जो जोसेफ एफ ग्लिडन था। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा सेकंड वन इज़ द राइट आंसर। आगे हम पढ़ते हैं, फिर से पैरा जंबल है। देयर हैड ऑलरेडी बीन अबंडेंट रेनफॉल इन दिल्ली, यानी कि ये हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता, ये ऑप्शन में नहीं है। इट वॉज द फैग एंड ऑफ समर, फैग का होता है जैसे सिगरेट होती है ना, जो उसका एंड में वो जो बच जाता है सिगरेट का, मुझे हिंदी नहीं पता इसकी क्या बोलते हैं उसे, तो सिगरेट का आखिरी वाला भाग बच जाता है उसे फैग बोलते हैं। यानी कि फैग ऐसी चीज़ होती है कोई यूजलेस हो, बिल्कुल एंड वाला पार्ट बचा हो, तो यही है कि इट वॉज द फैग एंड ऑफ समर, यानी कि ये समर का बिल्कुल एंड वाला पार्ट था जो कि यूजलेस था। तो यही हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस हो रहा है, हमें समर के बारे में बताया जा रहा है। फिर क्या था, एक दिन क्या हुआ, वन डे हाउएवर वी हैड अ साइक्लोनिक स्टॉर्म, बट एक दिन क्या हुआ, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आया। ठीक है, BD, यानी कि मैं इसमें BD नहीं आएगा, क्योंकि देखिए पहले देखा इट वॉज द फैग एंड ऑफ द समर। ठीक है, तो हमारा यानी कि B आ जाएगा, इसके बाद हमारा आएगा A, आई एम रियली सॉरी, B के बाद हमारा आ जाएगा A, क्योंकि देयर हैड ऑलरेडी बीन अबंडेंट रेनफॉल इन दिल्ली। अब बताया गया कि हमें जो दिल्ली में थे वो ऑलरेडी इतनी काफ़ी सारी मात्रा में रेनफॉल हो चुकी थी, बट एक दिन क्या हुआ, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म आया और एक स्ट्रॉन्ग विंड आई जो ब्लो करने लगी, एंड द रेन केम कॉसिंग हैवक। हैवक क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, यानी कि हर तरफ इतना ज़्यादा मतलब साइक्लोन आया, इतना बड़ा तूफान आया कि उसने हर तरफ क्या कर दी, तबाही मचा दी। तो BADC सही आंसर होगा हमारा, BADC। तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर, सॉरी फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर, BADC। ठीक है, ये मैं आपको एक बार रफ कर देती हूँ, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। तो BADC राइट आंसर। आगे हमें इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस बतानी है। आई सेड टू तारू द टायर ऑफ माई कार इज़ पंचर, मैंने तारू से कहा कि जो मेरी टायर है कार का वो पंचर हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो है इज में, तो जो इसका चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा वॉज में। तो आई टोल्ड तारू डैट माई टायर ऑफ माई कार इज़ पंचर, नहीं, तारू टोल्ड मी, तारू ने मुझे नहीं बताया। ठीक है, गलत है। आई टोल्ड तारू डैट द टायर ऑफ माई कार वॉज पंचर, ये बिल्कुल सही लिखा गया है, थर्ड वन। फोर्थ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इस पंचर फिर से है, तो फोर्थ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई टोल्ड तारू सेकंड हमारा इसलिए गलत हुआ क्योंकि तारू टोल्ड मी, तारू ने नहीं बताया बल्कि मैंने बताया। आपको सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, तो थर्ड वन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं ग्रामेटिकल एरर की। रोहित डिड नॉट कम टू द ऑफिस बिकॉज ही गॉट हेल्ड अप ड्यू टू द हैवी रेन्स। रोहित क्या था, वो ऑफिस नहीं आ पाया क्योंकि उसे जो वो रेन में फंस गया था। अब देखिए यहाँ पे जो डिड आया है, जो डिड के साथ हम हमेशा जो वर्ब यूज़ करते हैं वो हमेशा बेस वर्ब यूज़ करते हैं, यानी कि रूट वर्ब यूज़ करते हैं, और जो हमें केम दे रखे वो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसकी जगह हमारी आ जाएगी रोहित डिड नॉट कम टू द ऑफिस, यानी कि रोहित डिड नॉट कम टू द ऑफिस। तो कम कहाँ पे है हमारा, ये है हमारा थर्ड पार्ट में, रोहित डिड नॉट केम नहीं बल्कि थर्ड वन, रोहित डिड नॉट कम। आगे फिर से ग्रामेटिकल एरर, डिस्पाइट इंसेसेंट रेन। इंसेसेंट क्या होता है कि जो चीज़ लगातार से चलती जा रही हो बिना रुके। शी इज़ द ओनली वन हु प्लान्स टू अटेंड द मीटिंग एट द मिनिस्ट्री, यानी कि इतनी मतलब रेन हो रही थी, इसके बावजूद भी वो सिर्फ अकेली ही थी जो मीटिंग अटेंड करने का प्लान कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है शी, यानी कि शी क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम कौन सी यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर हमारी जो प्लान दे रखा है ये हमें गलत दे रखा है, इसकी जगह हमें क्या यूज़ करना है, प्लान्स यूज़ करना है। शी इज़ द ओनली वन हु प्लान्स टू अटेंड द मीटिंग एट द मिनिस्ट्री। तो हमारा जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड वन, हु प्लान टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, आगे मोस्ट अप्रोप्रिएट गिवन इडियम बताना है, पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई मतलब जो आसमान है उसमें पाई हो, यानी कि आसमान में पाई हो सकती है, नहीं हो सकती, यानी कि जो चीज़ पॉसिबल ही ना हो उसे उसके लिए बोलते हैं पाई इन द स्काई। यानी कि आप ऐसे सपने देखना जो पॉसिबल ही ना हो तो उसे बोलते हैं पाई इन द स्काई, यानी कि समथिंग नॉट पॉसिबल। सेकेंड वन इज़ द राइट आंसर। आगे हमें बता रहा है फिर से पैराजम्बल। तो देखिए आपने अभी तक मैंने आपको 150 के करीब क्वेश्चंस करा दिए हैं एक पेपर में, तो देखिए पैराजम्बल के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा आते हैं। तो ड्यू टू द मूवी टूरिस्ट स्टार्टेड कमिंग टू द बीच देयर, यानी कि मूवी के कारण जो टूरिस्ट थे वो बीच में आना शुरू हो गए। तो अभी मूवी के बारे में बात नहीं की तो ए नहीं होगा हमारा, आप ए को एलिमिनेट कर सकते हो, बिल्कुल हमने काट दिया। आगे माया बे इन थाईलैंड वाज इन द मीडिया इन 1991 व्हेन द हॉलीवुड अराइव्ड देयर द फिल्म द बीच।
यानी कि जो माया बे के एक बीच है थाईलैंड में, वो न्यूज़ में आ गया था, मीडिया में आ गया था 1990 में, जब क्या था कि हॉलीवुड फिल्म थी द बीच, वो वहाँ पे मतलब फिल्म की शायद शूटिंग शुरू होगी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस, इसमें हमें बीच के बारे में बताया गया और जो फिल्म थी द बीच उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो हमारा जो सही आंसर बैठेगा बी से एक ही सेंटेंस शुरू हो रहा है, वो ये बी वाला, ठीक है। तो यही आ जाएगा सही आंसर। आगे पढ़ लेते हैं BCAD, इनके वन ऑफ द फिल्म एक्टर्स, जो फिल्म थी उसमें से एक एक्टर कौन थे, लियोनार्डो डिकैप्रियो। आप इनको जानते होंगे, ये एक अमेरिकन एक्टर हैं जो टाइटैनिक फिल्म के लिए भी काफ़ी फेमस हैं और इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है, यानी कि अकेडमी अवार्ड, ठीक है। आगे ड्यू टू द मूवी, अब मूवी के कारण क्या हुआ, जो टूरिस्ट थे वो बीच आना शुरू हो गए। इसके बाद एज मैनी एज 4000 विजिटर्स थे, वो मतलब हर रोज़ उस बीच पे आते थे, क्योंकि वो मूवी के कारण वो बीच फेमस हो चुका था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा BCAD, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। इन व्यू ऑफ द एक्सेसिव हीट्स स्कूल इन दिल्ली रिमेन्ड क्लोज डैश अ वीक इन जुलाई, यानी कि जो एक्सेसिव हीट के कारण जो स्कूल्स थे दिल्ली में क्या बंद रहेंगे, एक वीक के लिए बंद रहेंगे। यानी कि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम कुछ टाइम पीरियड की बात करते हैं, जब हम पता नहीं होता भी टाइम पीरियड कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन फॉर, तो फॉर अ वीक, ठीक है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वन, फॉर अ वीक। आगे हमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है। एवरीबडी इज वेटिंग टू सी वेदर द न्यू लीडरशिप हैज़ अफेक्ट सम चेंजेस इन द पार्टी, यानी कि सब लोग ऐसा वेट कर रहे हैं कि क्या जो नई लीडरशिप आई है उसमें कोई पार्टी में इफेक्ट आया है, नहीं मतलब न्यू इफेक्ट आया है, कुछ सम चेंजेस आए हैं उस पार्टी में। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा लीडरशिप हैज़ यूज़ किया गया है, हैज़ के साथ हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो हमें ये गलत दे रखा है इफेक्ट, तो इसकी जगह हमारा आ जाएगा हैज़ इफेक्टेड द। देख कितनी अच्छी मिस्टेक है, मतलब बिल्कुल ही सिंपल मिस्टेक दे रखी है। ये एक CGL मेंस का पेपर है, तो आप बिल्कुल घबराइए मत कि मेंस का पेपर मुश्किल होता है, बस आपको पेपर ध्यान से करना है। आगे हमारा है एक्टिव फॉर्म। तो पर्निंग ऑफ ट्रीज, पर्निंग क्या होता है, जो आप छटाई करते हो ना पेड़ों की, उसके लिए बोला जाता है। इन माई कॉलोनी हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जो गार्डनर्स के विभाग होते हैं उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो देखिए जहाँ पे हमारा दे रखा है हैज़ बीन, यानी कि इसके पहले हमें बताना है एक्टिव फॉर्म, यानी कि जो पैसिव में है तो हैज़ बीन का हम कैसे बनाते हैं, हैज़ के साथ, यानी कि यहाँ पे हमारा आएगा हैज़। तो पर्निंग ऑफ ट्रीज हैज़ स्टार्टेड द, ये हमारा हो सकता है बिल्कुल। द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैज़ बीन स्टार्टिंग, नहीं बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। तो देखिए अब हम यहाँ पे हमारा जो हॉर्टिकल्चर है, द हॉर्टिकल्चर वो सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्यों गलत है, अगर हम इस सेंटेंस को पूरा पढ़ें तो देर का पर्निंग ऑफ ट्रीज इन माई कॉलोनी हैज स्टार्टेड द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, क्योंकि जो छंटाई थे उसने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट भी गलत हो जाएगा हमारा। टेंस यहाँ पे सही दे रखा था, बट जो मीनिंग था वो यहाँ पे बिल्कुल गलत निकल रहा था। और थर्ड में क्या देखा है, द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसने क्या स्टार्ट कर दी, पर्निंग स्टार्ट कर दी ऑफ ट्रीज इन माई कॉलोनी की। यहाँ पे लिखा हुआ विल स्टार्ट, तो विल भी नहीं होगा, फोर्थ भी गलत हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वन, इसे हम अरेज कर देते हैं। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन मी हियर, स्टडी विद अंकिता। तो थैंक यू।